कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राजपूतों के पास केवल महाराणा प्रताप ही ऐसे एकमात्र योद्धा है जिन्होंने राजपूताना धरोहर को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, जिन पर हम गर्व कर सके। क्या ये सच है पापा? क्या वो सिर्फ अकेले ही ऐसे योद्धा थे? हाँ, पर ये संपूर्ण सच नहीं। अगर बात संपूर्ण सच की होती तो ये अत्यंत गर्व की बात होती कि केवल हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अपनी पावन भूमि पर अकबर को कभी पैर भी रखने नहीं दिया। हमारे राजपूतों का इतिहास असीमित है। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हमारे क्षत्रिय राजपूतों ने कुशल शासन किया है। चलो, आज मैं तुम्हें ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जिसने राजपूत इतिहास में अपने अद्भुतपूर्व साम्राज्य की वैभवशाली स्थापना की। एक ऐसा राजा जिसने दिल्ली जैसे मजबूत तख्त को हिलाकर अपना शासन प्रस्थापित किया। एक ऐसे हिंदू राजपूत सम्राट की कहानी बताऊंगा जिसने जंग और प्यार दोनों अपनी तलवार की नोक पर हासिल की। एक ऐसा राजा जिसने आँख न होने के बावजूद भी अपने दुश्मन का एक ही वार में संहार किया। भारत के अंतिम आर्य वीर क्षत्रिय योद्धा पृथ्वीराज चौहान। सन 1167 में चाहमन राजवट के राजा सोमेश्वर और कर्पूर देवी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जो राय पिथोरा कहा गया। आज उनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। सन 1177 में राजा सोमेश्वर के देहांत के बाद 11 वर्ष की आयु में राज्य संभालने की जिम्मेदारी छोटे से पृथ्वीराज पर आ गई और 1180 में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने पूर्ण राज्य संभाला। आज इतिहास में केवल मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की युद्ध को ही नामांकित किया गया है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े। युद्ध में अपने परश शत्रु को न मारते हुए उन्हें अपने राजवट अंतर्गत शासन करने की मंजूरी दी। उनकी इस कुशल नीति ने उनका उदार मन के स्वामी होने का स्पष्टित किया। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध करते तो सामने वाला घबरा जाता था। पृथ्वीराज चौहान का वो रूप मानो जैसे महाकाल युद्ध कर रहे हो। पृथ्वीराज चौहान अपनी उदारता और अपनी प्रशंसनीय राज्य विस्तार के लिए मशहूर हो चुके थे। उन्होंने राज विस्तार के हेतु युद्ध लड़े। गुड़पुरा, जेजागबुकुटी जो आज बुंदेलखंड से प्रसिद्ध है, गुजरात, अबू, परमार और इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कन्नौज को हासिल किया। कहते हैं उस वक्त कन्नौज सबसे समृद्ध प्रदेश था। कहा जाता था जिसके पास कन्नौज उसके पास ताकत। और उस वक्त कन्नौज पर अधिराज्य करने वाला एक ही नामांकित राजा था, जयचंद। पर कन्नौज के जीत के पश्चात जयचंद और पृथ्वीराज के दरमियान मतभेद बिछ गए। एक रोज़ जब कन्नौज में युद्ध की तैयारी शुरू हुई तब जयचंद ने पृथ्वीराज को देखने हेतु उसका चित्र एक चित्रकार से बनवाया। उस चित्र का वर्णन कुछ इस प्रकार हुआ कि मानो पूरा प्रदेश उस चित्र में मोहित हो गया। और जब वो चित्र कन्नौज की राजकुमारी यानी जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता ने देखा तो वो मोहित हो गई और मन ही मन सम्राट से प्रेम कर बैठी। राजकुमारी संयोगिता के सुंदर स्वरूप के चर्चे चारों दिशाओं में थे। उन चर्चों को सुन पृथ्वीराज भी संयोगिता से प्रेम कर बैठे और ये एक और वजह बन गई जिस कारण जयचंद पृथ्वीराज को अहमियत देना नहीं चाहते। जब राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर हुआ तो प्रसिद्ध प्रदेशों सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा, बल्कि उनका पुतला बनाकर द्वार पर रख दिया ताकि जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाकर यह कह सके कि देखो पृथ्वीराज हमारा द्वारपाल है। ये बात सम्राट के कवि मित्र चंदबरदाई आकर उन्हें सुनाते हैं और उधर राजकुमारी संयोगिता सम्राट पृथ्वीराज के पुतले पर वरमाला डालकर उन्हें अपना वर बताती है। इस घटना से वहाँ उपस्थित सभी राजा उसे अपना अपमान समझते हैं और टीका करने लगते हैं। तभी वहाँ सम्राट पृथ्वीराज आते हैं और राजकुमारी संयोगिता को अपने साथ ले जाते हुए सभी को चुनौती देकर कहते हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह सम्राट के विरुद्ध प्रतिकार कर सके। क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतने बहादुर थे? हाँ, केवल सम्राट ही नहीं, उनका हर एक सैनिक बहादुर था। इतिहास में एक युद्ध का उल्लेख इस तरह भी है। युद्ध में जब पृथ्वीराज और उनके सैनिक जख्मी हो चुके थे और तब सम्राट
मूर्छित अवस्था में थे और उनका अंगरक्षक संयम राय, जो उन्हीं के समीप अर्धमूर्छित अवस्था में था, उसने देखा कि रणभूमि पर पड़े शव को नोचने के लिए गिद्ध आ गए और कुछ गिद्ध सम्राट के ऊपर बैठ चुके। तो ये देखकर अंगरक्षक बोला, मेरे होते हुए कोई सम्राट को कैसे छू सकता है। इसलिए उसने पास पड़ी अपनी तलवार उठाई और अपने मांस के टुकड़े कर कर गिद्धों की तरफ फेंक दिए। और ऐसा वह तब तक करता रहा जब तक उर्वरित सेना सम्राट को सुरक्षित नहीं कर देती। इसी दौरान हिंदुस्तान में गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी का आगमन हो चुका था और वो हिंदुस्तान को लूटना चाहता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से 22 युद्ध किए और हर युद्ध में उसे जीवन दान दे दिया और 21वें युद्ध में गोरी को कुरान की कसम देकर लौट जाने को कहा। लेकिन गोरी 1190-1191 में वापस आया, अपनी दुगनी ताकत और सम्राट की युद्ध नीति का अभ्यास कराया, अपनी बलाढ्य सेना लेकर आया। तब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तब गोरी ने युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। इसी दौरान जयचंद भी गोरी के साथ शामिल हो गया। उसने अपने सैनिक गोरी का देकर नीति रची और सम्राट से कहा कि वो इस युद्ध में उनके साथ खड़ा है। जब युद्ध हुआ तो गोरी ने अपनी सेनाओं के 4 अलग हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों का खात्मा कर सम्राट पृथ्वीराज जीत रहे थे। तभी गोरी ने पराजय का ढोंग रचाया और पलायन करने लगा। तब सम्राट भी निश्चित होकर उनका विरोध करने लगे। लेकिन जयचंद ने भेद कर अपनी चौथी छुपी हुई सेना बुलाई और सम्राट को घेर लिया और उन्हें बंदी बनाकर गोरी अपने साथ गजनी ले गया और दरबार में आने का आदेश दिया। दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज आज बंदी बनकर हमारे सामने खड़ा है। पृथ्वीराज, तुमने मुझे इतनी बार माफ किया है तो मैं भी तुम्हें एक बार माफ कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे गुलाम बनकर रहो तो। मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ। गुलाम बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। भूल मत कि तू बंदी है और अपनी आंखें नीचे कर। मत भूल गौरी कि हम एक राजपूत है और राजपूत की आंखें मरने के बाद ही बंद होती है। सैनिकों, जिस आंखों से मुझे घूर रहा है उसे गरम सरिये से फोड़ दो। उधर सम्राट के खास मित्र चंद बरदाई ये कसम खाते हैं, नहीं, मैं सम्राट को मुगलों के हाथों मरने नहीं दूंगा। और वह जाकर गौरी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, घोरी, भूल मत, सम्राट ने तुम्हें कितनी बार जीवित रखने की भीख दी थी, भीख। उसकी ये बात सुन गोरी चंद बरदाई को कारावास में डाल देता है। कारावास में सम्राट चंद बरदाई से कहते हैं कि उन्होंने गोरी को 21 बार माफ़ कर गलती की। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं गौरी का खात्मा कर दूंगा। तभी उन्हें तीरंदाजी खेल के बारे में पता चलता है और चंद बरदाई कहते हैं, सम्राट, हम भी उसमें हिस्सा लेंगे। आप शब्दभेदी धनुर्विद्या से लक्ष्य पर नहीं बल्कि घोरी पर तीर चला देना और मैं आपको अपने दोहे से बताऊंगा कि घोरी कहाँ है। फिर चंद बरदाई गोरी के दरबार में बताता है कि खेल में सम्राट भी हिस्सा लेना चाहते हैं। तब गोरी एक अंधा तीरंदाजी करेगा, ऐसा कह उनका मजाक उड़ाता है और कहता है, याद रखना, अगर पृथ्वीराज का निशाना चूक गया तो उसके साथ साथ तुम्हें भी मौत मिलेगी। अंध सम्राट की तीरंदाजी देखने के लिए उत्सुक गोरी ऊपर जा बैठता है जहाँ से तीरंदाजी स्पष्ट दिखे और चंद बरदाई गोरी से कहते हैं कि उन्हें 3 बार हुक्म देना होगा, तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीर चलाएंगे। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही। एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बाज 24 गज, अंकुल अष्टप्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और तभी गोरी 3 बार निशाना लगाने का हुक्म देता है और सम्राट एक ही बार सीने में मारकर गोरी का खात्मा कर देते हैं। फिर सम्राट का क्या हुआ? अब आगे क्या हुआ ये तुम खुद जान लो। और अब कोई राजपूतों के बारे में पूछे तो उनको बताना ऐसे वीर सम्राट के बारे में, उनके अंगरक्षक के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपना मांस तोड़कर गिद्धों को खिलाया। उस कवि मित्र के बारे में जिसने अपने जान पर खेलकर सम्राट को उन मुगलों के हाथों से मरने नहीं दिया। सुना ना तुम उनको ऐसे राजा की कहानी जिसने आंखें न होने के पश्चात
शत्रु को उसके घर में मार डाला।